नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीपल एज अ रिसोर्स, चैप्टर 2, क्लास 9th। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है पीपल एज अ रिसोर्स पे। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर देखे थे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय मैन एंड वुमेन भी देखा था कि मैन जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो उनको कुछ पेमेंट की जाती है, लेकिन वुमेन घर में इतना सारा काम करती हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो और प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पॉल्यूट्री, ये सारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है, ट्रेडिंग का काम होता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, व्यापार का काम। और टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर हो गया, जैसे टीचिंग, हेल्थ सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये सारा जो सर्विस सेक्टर है तो वो आ जाएगा टर्शियरी सेक्टर में। उसके बाद बात आती है, आपका एक क्वेश्चन भी है इसमें, आप लास्ट पेज पे जाएंगे तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे आप देख रहे हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या अंतर है। यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में आपको कोई पेमेंट नहीं दी जाती है तो वो कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि हाउस होल्ड चोर्स, यानी कि घर का काम। घर का काम क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। घर का काम, मम्मी घर का काम करती है लेकिन उन्हें उसके बदले में कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया जाता है, तो ये आ गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है मार्केट इकोनॉमी और सेकंड पार्ट है नॉन मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट और नॉन मार्केट इकोनॉमी के जो भी डिफरेंसेस है वो हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे। मार्केट इकोनॉमी में अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपका क्या इंटेंशन है कि हमें इसे सेल करना है, इससे पैसे कमाने हैं, तो वो मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, अपने यूज के लिए कर रहे हैं, तो वो नॉन मार्केट इकोनॉमी हो गई। ठीक है, जैसे कि अगर आपने गेहूं उगाया और आपने उसे बेच दिया तो वो मार्केट इकोनॉमी में आ गया। गेहूं उगाया और उसे घर में ही कंज्यूम कर लिया, घर में ही खर्च कर दिया, तो वो नॉन मार्केट इकोनॉमी हो गया। तो आई होप आपको इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्लियर हो गया होगा। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। अब यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे शकल की मम्मी थी, शकल की मम्मी थी तो वो नॉन मार्केट इकोनॉमी में इन्वॉल्व थी, नॉन मार्केट इकोनॉमी में इन्वॉल्व थी, सॉरी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। शकल की जो मम्मी थी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। क्योंकि वो काम तो करती थी बट उस काम के बदले में उन्हें कोई भी इनकम नहीं मिलता था। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व थी। और वहीं पे विलास की जो मम्मी थी वो क्या करती थी, कुछ ना कुछ अर्न कर रही थी, तो उनका क्या था, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। ठीक है, विलास की मम्मी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, शकल की मम्मी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। हालांकि काम दोनों ही कर रहे हैं लेकिन एक हो गया नॉन इकोनॉमिक में, एक हो गया इकोनॉमिक में, क्योंकि इनकी कोई अर्निंग नहीं थी, इनको कोई पैसे नहीं मिलते थे, नो इनकम, इसीलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। और इनकी अर्निंग थी, ये पैसे कमा रही थी, इसीलिए इनका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। जो हमने लास्ट में जब पढ़ा था तो ये हमने एक बार इसका गो थ्रू कर लिया है कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या था।
और इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पूरा पढ़ा हुआ है, तो इसको दोबारा अब नहीं देखेंगे। अब बात आती है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या अर्थ है, यानी कि आपको पता है कि जो हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो कैसे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। यानी कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला तो है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यानी कि कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है वो शिक्षित है, शिक्षा स्तर, शिक्षा स्तर कैसा है। दूसरा जो है हेल्थ ऑफ अ पर्सन। दूसरा क्या फैक्टर है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। तीसरा है लाइफ, स्वास्थ्य का कैसे पता चलता है, ये कैसे पता चलेगा कि लोग हेल्दी है। अगर हमारी जो डेथ रेट होगी, डेथ रेट होगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डेथ रेट जो होगी वो कम होगी, तो क्या होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारे जो हेल्थ सेक्टर है उसमें सुधार आया है ना, इलाज लोगों को अच्छा से अच्छा दे पा रहे हैं हम, इसीलिए लोग कम मर रहे हैं, लोगों के जो डेथ रेट में है वो कमी आई है। और तीसरी बात आती है स्किल फॉर्मेशन। तीसरा क्या फैक्टर आता है, स्किल फॉर्मेशन। स्किल फॉर्मेशन यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्किल्ड है और वो कोई भी काम करने में सक्षम है, इसीलिए हमें इससे भी पता चलेगा कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी कैसी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है डिसाइड करती है ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री। ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री कैसे डिसाइड होती है, ग्रोथ रेट जो होती है कंट्री की, कंट्री डिसाइड होती है किस फैक्टर्स पे, लिटरेसी रेट पे, हेल्थ पे और स्किल फॉर्मेशन। जो स्किल्ड लेबर हैं, स्किल्ड लेबर जो हैं उन पे डिसाइड होती है कि आपकी कंट्री में कितने स्किल्ड लेबर है। तो ये 3-4 चीजें जो हैं उस पे हमारा जो पूरा कंट्री का ग्रोथ है वो निर्भर करता है। उसके बाद बात आती है एजुकेशन की, यानी कि यहाँ पे देखिए लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। हमने एसेट और लायबिलिटी के बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी। एसेट क्या होता है, जो भी पढ़े लिखे युवा होंगे, जो भी हेल्दी होंगे, वो हमारी कंट्री के लिए क्या होंगे, एसेट होंगे, उसका हम यूटिलाइजेशन सही से कर पाएंगे, है ना, तो हमें कंट्री को ग्रोथ मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा के लिए आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर है। अब बात यहाँ पे आती है कि सकल की जो एजुकेशन है इनिशियल ईयर्स में जो उसने पढ़ाई की, उसी का परिणाम मिला कि उसे अच्छी जॉब और सैलरी मिली। ठीक है, और सकल की जो ग्रोथ हुई, तो हमने एजुकेशन का इंपॉर्टेंस देखा, सकल की ग्रोथ हुई, उससे हमें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता चलती है। ठीक है, और उसको जो लाइफ में वैल्यूज मिली है, नॉट ओनली फॉर सकल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। तो सकल के एजुकेशन से सोसाइटी का कैसे ग्रोथ हुआ ये भी हमने देखा। उसको देख के और लोग इंस्पायर होंगे, वो और लोगों की मदद कर पाएगा। जो इंसान अपनी मदद कर पाएगा वही दूसरों की मदद कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से शकल की पढ़ाई से शकल को और देश को फायदा हो रहा है। अगर शकल की इनकम बढ़ेगी तो हमारे देश की जो इनकम होगी वो भी इंक्रीज होगी, है ना, तो ये हमारा ग्रोथ होगा, नेशनल इनकम हमारा इंक्रीज होगा, कल्चर रिचनेस होगा और एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, सब एजुकेशन पे डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखेंगे एक बार। इसको हम देखेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है, देखिए 1951 में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पर्सन्स की जो एजुकेशन है वो ब्लू कलर से दिख रही है हमें, मेल की जो एजुकेशन है वो रेड कलर से और फीमेल की ग्रीन कलर से। तो यहाँ पे 1951 में
पर्सन्स की एजुकेशन हम देख रहे हैं कितने परसेंट थी, 20% से भी नीचे थी। ठीक है, मेल की जो एजुकेशन थी और फीमेल की एजुकेशन में गैप देखिए, यहाँ पे मेल एंड फीमेल की एजुकेशन में गैप देखिए कितना ज्यादा है। और 2017 में ये जो एजुकेशन का दर है ये करीब 80% के दर पास पहुंच गया है और इनका जो गैप है ये भी कम हो गया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें कितना बदलाव आया है। ठीक है, नवोदय विद्यालय जो है वो खुल गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वोकेशनल स्ट्रीम्स तैयार किए गए हैं जो कि लोगों को मतलब और स्किल्ड बनाए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि प्लान जो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं, काफी सारे प्लान्स जो है लाए गए हैं एजुकेशन के मामले में ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये देखिए, हैज द लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज सिंस 1951? 1951 से जो लिटरेसी रेट है क्या वो इंक्रीज हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। इन विच ईयर इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? 2017 में हाईएस्ट लिटरेसी रेट रहा है इंडिया में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अब आपको इस ग्राफ के बेसिस पे करना है। व्हाट इज योर प्रोजेक्शन अबाउट इंडियाज लिटरेसी रेट 2025? 25 तक इंडिया की जो लिटरेसी रेट है 100% हो जानी चाहिए, क्योंकि काफी सारे नए नए टेक्निक्स स्टार्ट किए गए हैं, काफी सारे नए नए स्कीम स्टार्ट किए गए हैं कि लोगों को शिक्षित किस तरीके से किया जा सके, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सारी चीजें। अब इसके बारे में हम और अभी पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बजट में जब भी बजट निकाला जाता है तो शिक्षा के लिए और हेल्थ के लिए हमें कितना बजट को रिजर्व रखना है ये हम देखते हैं। ठीक है, जीडीपी जो है 2.7% जो है वो गिर गई। उसके बाद द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% इन 1951 टू 85% इन 2017। तो हमने देखा कि लिटरेसी रेट 18% से 85% पहुंच गया है 2017 में, इतने सालों में। अब यहाँ पे हम इस ग्राफ में वही चीजें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलेजेस जो था 1950 से 51 में 750 कॉलेज थे और 30 यूनिवर्सिटीज थी हमारे देश में। ठीक है, और इतने स्टूडेंट्स थे और इतने टीचर्स थे। लेकिन 2018-19 की जब हम बात करते हैं तो देखिए 39,931 कॉलेजेस है, 993 करीब 1000 के करीब हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं और इतने टीचर्स हैं और इतने स्टूडेंट्स हैं। तो कितना कुछ हमारे देश में इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया जिससे कि सभी को शिक्षा मिल सके। जो एजुकेशन है वो हमारा क्या है? राइट है। 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस है उनका एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है? राइट है, उनका ये अधिकार है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी एजुकेशन को शामिल किया गया है ना। और काफी सारी जगह पे ऐसे मुहिम चलाए गए, जैसे कि मिड डे मील स्कीम्स तैयार की गई जिससे क्या करे कि एनकरेज किया जाए कि बच्चों की जो अटेंडेंस है वो इंक्रीज हो। ठीक है, जो बच्चे कहते हैं कि हम खाने के लिए काम करते हैं, हमारे घर में खाना सफिशिएंट नहीं है, या फिर हम काम करेंगे तो हम खाएंगे क्या, हम स्कूल जाएंगे तो हम खाएंगे क्या, तो उनके लिए मिड डे मील योजना तैयार की गई जिससे कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके और साथ ही साथ उनकी जो एजुकेशन है उस पर भी ध्यान दिया जा सके, ताकि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के अपने देश के उनका पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो सके। आप अमेरिका की एक घटना सुनेंगे, सेंट्रल अमेरिका बुक में नहीं है इसके बारे में। सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है, उन्होंने क्या किया था, अपनी आर्मी को खत्म कर दिया था कुछ समय के लिए, और जितना भी फंड था उसका वो सारा फंड लगाया कहां पे? एजुकेशन पे एंड हेल्थ पे, हेल्थ हाइजीन पे। अगर हमारी जो जनता होगी वो शिक्षित होगी, हेल्दी होगी और मतलब हाइजीन और हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझेगी, तो हमें आर्मी को उतना ज्यादा एक्सपेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जनता है वो सारी चीजों की वैल्यू खुद ही समझ जाएगी। तो फिर हमें अपने देश के लिए आर्मी रखने की अलग से जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा। ठीक है,
वो जनता खुद ही मैनेज करेगी। फिर उसमें जॉब्स हम निकालेंगे बाद में। पहले हम जनता को एजुकेटेड और हेल्दी तो बना लें। तो सेंट्रल अमेरिका की एक घटना है, कंट्री का नाम अभी मुझे याद नहीं है, रिकार्डो करके कुछ कंट्री का नाम था, आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में। क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस में इसका जिक्र है, ठीक है, जो हेल्थ वाला चैप्टर है क्लास 7th का पॉलिटिकल साइंस का, उसमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओवर द पास्ट 60 years देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। 60 साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन का स्पेशलाइज्ड एरिया में लर्निंग इंक्रीज हुई है, ठीक है। रिक्रूटमेंट जो है टीचर्स की वो भी बढ़ी है, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी कि एजुकेशन के मामले में आप देखते हैं कि केरला का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, 100% है। क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, केरला गवर्नमेंट ने जो करीब 40% जो था उनके फंड का, उनका जो भी फंड था उसका 40% पंचायत को दिया और क्या कहा, यानी कि उस एरिया के पंचायत को दिया और कहा गया कि हर गांव में हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए सही तरीके से काम होना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन को बेसिक नेसेसिटी माना जाना चाहिए और वो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम केरला की जो लिटरेसी रेट देखते हैं वो कितनी है, 100% है। इसी सब के कारण तो हमें मेनली इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जो गरीब से गरीब जनता है हमारी, वहां तक, हर व्यक्ति तक ये हेल्थ और एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो और सबको प्रॉपर हेल्थ और प्रॉपर एजुकेशन मिले। उसके बाद बात आती है हेल्थ की। अब हेल्थ सेक्टर में हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने कैसे ग्रोथ किया है, और ये क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं। व्हाट इज द इंक्रीज नोटिस अमंग द टीचर्स, कितना इंक्रीज हुआ है। फ्यूचर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के बारे में आपके क्या आइडियाज हैं, ठीक है। और क्या आप क्या सोचते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इंक्रीज करनी चाहिए, जो भी चीजें हैं आप इस बारे में डिस्कस करिए अपने दोस्तों से, ठीक है। और बताइए, फिल्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फिल्म वुड हैव इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंसी एज अ हेल्दी वर्कर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, ठीक है। अगर आप क्या ऐसा आप देखते हैं कि कोई भी अगर आप जॉब वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपकी मेडिकल फिटनेस देखी जाती है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि कोई भी जो फिल्म होगी वो जो लोग बीमार होंगे उनको ले लेगी, क्या वो इफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे? कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा कि हम बिठा के किसी को सैलरी दे, है ना। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि एक कंट्री है वहां पे सभी बीमार है, जितनी भी पॉपुलेशन है वहां की सब बीमार है। एक तो है अनहेल्दी है और दूसरी बात है अनएजुकेटेड है। कंट्री है अनहेल्दी और अनएजुकेटेड है, तो उस कंट्री का क्या होगा, उस कंट्री का क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी, ये आप सोच सकते हैं। जहां पे सब अनहेल्दी हो, ना वो कोई प्रॉपर कोई काम कर पाएंगे, सब अनएजुकेटेड हो, तो वो कोई भी स्कीम या फिर कोई भी जो प्लानिंग होती है अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप कंट्री छोड़िए, एक फैमिली ही सोच लीजिए। अगर कोई फैमिली है जिसमें सब मतलब कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है और वो बीमार रहते हैं मोस्टली, तो फैमिली को कैसे सरवाइव करवा पाएंगे? तो उस फैमिली का कोई ग्रोथ नहीं होगा या उस कंट्री का कोई ग्रोथ नहीं होगा। सिमिलरली एक दूसरी कंट्री है, वहां पे भी लोग हैं और वो सब क्या है, हेल्दी हैं और एजुकेटेड है। तो वो क्या करेंगे, अपनी कंट्री का पूरा ग्रोथ कर पाएंगे। वो प्लानिंग करेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कुछ ना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ चीजें बनाएंगे जो कि कंट्री के लिए लाभदायक होगा, प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। और वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे क्योंकि वो सारे वर्किंग होंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, नेशनल इनकम जो होगी कंट्री की वो इंक्रीज होगी।
तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, ठीक है, और जीडीपी भी इंक्रीज होगी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अगर सभी के सभी हेल्दी होंगे तो वो प्रोडक्शन करेंगे, एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे तो वो प्रोडक्शन करेंगे, वो खाली नहीं बैठेंगे। इस कंट्री की क्या होगी, जीडीपी कम हो जाएगी, नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी, कोई काम ही नहीं करेगा, सब ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो ये कंट्री बिल्कुल पुअर कंट्री बन जाएगी। तो ये हमने दो जो है एक केस स्टडी लिया, हमने दो केसेस हमने देखे कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि हेल्थ के लिए कितना बदलाव आया है। तो हम देखते हैं हेल्थ सेक्टर में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं पहले से अब तक। ओवर द लास्ट 5 डिकेड, 50 साल में, पिछले 50 साल में इंडिया ने वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और डेवलप किया है अपने मैन पावर को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर के लिए, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। अब ये जो चीजें हैं ये हम देखते हैं कि मतलब किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है। हम देखते हैं हमारा जो मॉर्टेलिटी रेट है, मॉर्टेलिटी रेट वो डिक्रीज हुआ है, डेथ रेट भी कम हुआ है। अब देखिए, अब पहले क्या होता था, 0 to 5 ईयर्स में अगर कोई भी चाइल्ड जो है बर्थ जन्म लेता था तो उसकी डेथ हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती हैं, शुरू से उनका इलाज होता है और वहां पे उनकी जो डिलीवरी होगी और जो भी चाइल्ड का जो भी होगा वो क्या होगा, हॉस्पिटल से होगा। पहले हॉस्पिटल्स नहीं होते थे तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि काफी काम किए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन भी होती है, चाइल्ड वैक्सीनेशन पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये काफी सारी चीजें हम देखते हैं। हमारा जो इंडिया है उसका शुरू से मतलब ये रहा है कि जो प्रिवेंशन पे काम करना, हेल्थ मेजर में प्रिवेंशन पे काम करना। इसीलिए कोई भी बीमारी होने के बाद की बात हम नहीं सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो बीमारी होने से पहले उसकी वैक्सीनेशन अगर कर दी जाए कि वो बीमारी, उस प्रॉब्लम उनको ना हो। पहले देखते थे हम बहुत सारे बच्चे पोलियो का शिकार रहते थे, लेकिन अब क्या है, पोलियो से हमें 100% छुटकारा मिल चुका है ना। हम पोलियो का एक भी केस अब अपनी कंट्री में नहीं देख रहे। सबको अब मतलब आइडिया है, सब में अवेयरनेस आ गई है कि हमें अपने बच्चों को पोलियो का टीका लगवाना है या पोलियो की ड्रॉप्स पिलानी है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, ये एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पे कि देखिए 2014 और 18 में कितना अंतर है। डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल 29,715 थी, अब 2018 में 31,733 यानी कि 31,733 हो गई है। गवर्नमेंट में बेड्स हॉस्पिटल में कितने थे पहले और अब कितने हैं, कितने ज्यादा का अंतर है, ठीक है, 675 और 713। नर्सिंग एंड पर्सनल जो ANM, RN और RM, LHV जो थे वो पहले 2 लाख के करीब थे, अब मतलब 26 लाख के करीब थे, अब 29 लाख के करीब है आई थिंक, ठीक है। तो कितना ज्यादा अंतर है, करीब 3 लाख का अंतर है। तो कितनी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन को हेल्थ सेक्टर में लगाया गया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन, डू यू थिंक द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर नर्स इज एडिक्वेट फॉर इंडिया। क्या जो अभी इंक्रीज हुए हैं नर्सेज एंड डॉक्टर वो इंडिया के लिए एडिक्वेट हैं? नो, नहीं। तो क्यों नहीं एडुकेट नहीं है? क्योंकि अभी भी करीब 50,000 पॉपुलेशन पे या फिर करीब 20,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होगा, इसीलिए एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को नहीं देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट इवन हैव बेसिक फैसिलिटीज। इंडिया में आज भी बहुत सारे जगह ऐसी है जहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। हम देखते हैं 529 मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, और 313 डेंटल कॉलेजेस है। डेंटल क्लिनिक कितने हैं? इतने हैं। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज है
और बाकी का जो एरिया है, नॉर्थ एरिया जितना भी है, उनका क्या है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि मतलब हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हुई हैं, लेकिन अभी भी वो इंडिया के लिए एडिक्वेट नहीं है, इंडिया की पॉपुलेशन के लिए एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उनको भी हमें एसेट बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से वर्क करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर इन हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर होते हैं, हाउ मेनी नर्सेज वर्क इन दैट हॉस्पिटल। आप किसी का भी एक हॉस्पिटल का एक्टिविटी बनाइए, वहां पे देखिए कि कितने बेड हैं उस हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल को विजिट करिए, देखिए कितने डॉक्टर हैं, कितनी नर्स है। ठीक है, और उसके बाद हाउ मैनी हॉस्पिटल्स, आपकी लोकेलिटी में कितने हॉस्पिटल्स और कितनी डिस्पेंसरीज है। अब उसके बाद आप देखिए कि जितने डॉक्टर हैं, उसके बाद पेशेंट्स कितने। अगर आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, आप देखेंगे एक डॉक्टर होगा ओपीडी में एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स होंगे, उसमें गिनती नहीं है, 2000 4000 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो पर डे का आपका केस है, एक डॉक्टर और थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स। तो डॉक्टर का बर्डन कितना ज्यादा हो जाता है, वो हर पेशेंट को प्रॉपर नहीं चेक कर सकता है, प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता है। हाँ, तो हालांकि हमारे हालात काफी ज्यादा सुधरे हैं, लेकिन अभी भी जो इंडिया है उसमें एडिक्वेट नंबर ऑफ डॉक्टर्स और नर्सेज नहीं है, हमें और की जरूरत है। कोरोना काल में हम देखते हैं कि अभी भी हमारे डॉक्टर्स जो है वो कम पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ जाते हैं, है ना, लोगों का ऑपरेशन डिले हो जाता है जिनको जरूरत होती है। तो इसीलिए एडिक्वेट नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है, और वो हमें बनाने हैं, हमें उनको एसेट बनाना है अभी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, नहीं तो एक सेशन हमारा और बनेगा अनएम्प्लॉयमेंट पे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के। ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो